बहुजन समाज पार्टी की रैली आयोजित होती है और देखने वालों की नींद उड़ा ले जाती है। लाखों लोग इस रैली में एकजुट होकर इस बात का सबूत देते हैं कि बहन जी अब लौट रही हैं। तारीख तय की जाती है 9 अक्टूबर की। जगह होती है रमाबाई अंबेडकर मैदान। उत्तर प्रदेश के कोने कोने से इतने बहुजन इकट्ठे हुए कि पूरा मैदान धूल की चादर में छिप गया। जय भीम और बहन जी जिंदाबाद के नारों से शहर गूंज रहा था। भीड़ शांत होती है, मायावती मंच से बोलना शुरू करती हैं। वो जब बोलना शुरू करती हैं तो सभी राजनीतिक पार्टियों का कच्चा चिट्ठा खोल देती हैं, सिवाय भारतीय जनता पार्टी के। योगी सरकार की तारीफ करती हैं। ये जान लेना अति आवश्यक है कि पिछले यूपी विधानसभा चुनावों में बीएसपी की एक सीट आई थी। यानी विधानसभा में चाहे बीएसपी के विधायकों की संख्या ना के बराबर हो, लेकिन वो है तो विपक्ष का ही हिस्सा। और विपक्ष जब सत्ता की तारीफों के पुल बांधने लगे तो लोकतंत्र में कॉन्स्पिरेसी की बू आने लगती है। बहुजन समाज पार्टी की शुरुआत ज्योतिराव फुले, बाबा साहेब अम्बेडकर, माननीय कांशीराम के आदर्शों पर चलकर वंचितों को उनका हिस्सा दिलाने के लिए की गई थी। और जब उस पार्टी की महामहिम किसी अन्य पार्टी में, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करने के बजाय तारीफ करने लगे, तो ये जरूरी हो जाता है जानना कि जब तक भाजपा की सरकार रही तब प्रदेश में वंचितों की स्थिति क्या रही। कहां वंचितों की पीट पीट कर हत्या कर दी गई, कहां बोझा ढोने से मना करने पर हत्या कर दी गई, कहां पानी पीने के लिए मार दिया गया, कहां मंदिर में जाने से रोक दिया गया, कहां किसी वंचित बेटी के साथ दुष्कर्म और फिर हत्या कर दी गई, कहां जूते में पेशाब पीने के लिए मजबूर किया गया, कहां 9 इंच जमीन के लिए आशियाने को ध्वस्त कर दिया गया, कहां मैरिज हॉल में शादी करने पर गाली गलौज और मारपीट की गई, कहां किस डिपार्टमेंट में जाति देखकर प्रताड़ित किया गया, कहां किस दफ्तर में इंटरव्यू से बाहर कर दिया गया, कहां किसको छोटी जाति का होने की वजह से नौकरी में प्रमोशन नहीं मिला, क्यों 69,000 भर्ती में आरक्षण पर हमला किया गया और क्यों 2017 में योगी आदित्यनाथ ने एक लेटर जारी करके कहा आरक्षण अब खत्म हो जाना चाहिए। फैक्ट्स एंड फिगर्स के इस एपिसोड में आई विल एक्सप्लेन। नमस्कार, मैं हेमंत और आप मॉलिटिक्स देख रहे हैं। सबको लगा था कि बहुजन समाज पार्टी का अंत हो चुका है, उन्हें चंद्रशेखर आजाद ने रिप्लेस कर दिया है। ऐसा कहने वालों को लखनऊ में स्थित उत्तर प्रदेश विधानसभा से करीब 10 किलोमीटर दूर का यह दृश्य 9 अक्टूबर को देखना चाहिए था। बसपा सुप्रीमो मायावती एक विशालकाय रैली का आयोजन करती हैं। कहा जाता है 9 साल बाद ये उनकी पहली इतनी बड़ी जनसभा थी और मकसद था 2027 विधानसभा चुनाव का आगाज। भीड़ इतनी कि 5 किलो राशन के बदले वोट लेने वालों के होश उड़ाने के लिए काफ़ी थी। जो खबरें चल रही थी उससे पता चल रहा था कि इस रैली में लाखों लोग भागीदारी के लिए पहुंचे और लाखों रास्ते में ही रह गए। लखनऊ शहर ट्रैफिक के मामले में ठहर सा गया था। अनुमान है कि भीड़ में लोगों की संख्या 10 लाख के आसपास थी, जिसमें से 5 लाख के लगभग सभा स्थल तक पहुंच ही नहीं पाए। आजकल की हो रही विशाल रैलियों, खासकर प्रधानमंत्री मोदी की रैलियों की तुलना में ये रैली निश्चित ही एक अलग तरह का मुकाम पेश कर रही थी। इस रैली में भागीदारों की एक बड़ी संख्या ऐसी है जो दलित राजनीति को लेकर उत्सुक है और इसे दोबारा सत्ता में वापसी की उम्मीद बांधे हुए है। स्पीच शुरू हुई मायावती जी की तो मायावती जी समाजवादी पार्टी पर विशेष रूप से आक्रामक होती दिख रही थी। फिर अखिलेश यादव ने अपने अंदाज में उसका जवाब भी दिया। लेकिन ये रैली जिस वजह से चर्चा में रही वो था मायावती जी का योगी सरकार की प्रशंसा करना। शायद बड़े राजनीतिक सलाहकार इस उम्मीद में होंगे कि अब वंचित अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ रहे अत्याचार के खिलाफ बात होगी, योगी सरकार को आईना दिखाया जाएगा। लेकिन मायावती जी ने योगी आदित्यनाथ की न सिर्फ तारीफ की बल्कि उनका आभार भी व्यक्त किया। मैं वर्तमान योगी आदित्यनाथ सरकार की बहुत आभारी हूं क्योंकि इस सरकार ने कांशीराम स्मारक स्थल को देखने आने वाले लोगों के लिए खरीदे गए टिकटों का पैसा पूर्व की समाजवादी पार्टी की तरह दबाकर नहीं रखा, बल्कि पार्टी के आग्रह पर इसकी मरम्मत में खर्च किया है। योगी सरकार ने हमसे वादा किया कि टिकटों का पैसा किसी और काम में नहीं लगाएंगे बल्कि रखरखाव में लगाएंगे। यहाँ समस्या यही है कि प्रदेश में योगी के नेतृत्व वाली भाजपा की सरकार से अगर वो इतना संतुष्ट हैं तो उन्हें वैकल्पिक राजनीति की ओर जाना ही क्यों है। अगर उनका काम योगी आदित्यनाथ को एक चिट्ठी लिख दिए जाने से पूरा हो रहा है, तब इतनी बड़ी रैली को आयोजित करने के पीछे उनकी मंशा क्या है। क्या ये रैली सिर्फ आयोजित इसलिए की गई जिससे कि अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों को आगाह किया जा सके उन्हें सपा के साथ नहीं जाना है, कांग्रेस के साथ नहीं जाना है। ये हैरानी की बात है कि सपा के राज के समय गुंडों, माफियाओं और अराजक तत्वों के बढ़ावा मिलने की बात जोर शोर से कही गई। 20 साल पुराने कांग्रेस राज की जातिवादी और संकीर्ण सोच की राजनीति को वो अपने श्रोताओं को याद दिला रही थी।
लेकिन वर्तमान में उत्तर प्रदेश में आए दिन हो रहे दंगे, हत्याओं, एनकाउंटर्स और राजनीतिक दमन को वो रेखांकित करने से चूक गईं। उन्होंने ये भी कहा कि आई लव यू की राजनीति या किसी धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन धर्म की राजनीति में सत्ता पक्ष की पक्षधरता पर एक शब्द भी खर्च नहीं किया। उन्होंने फिर एक बार बाबा साहेब अम्बेडकर को भारत रत्न दिए जाने के विवाद को उठाया, जो इसी साल के शुरुआती महीनों में भाजपा द्वारा उठाया गया था। उन्होंने कांग्रेस पर हमलावर होते हुए कहा कि इस पार्टी ने बाबा साहब को भारत रत्न नहीं दिया, मान्यवर कांशीराम के देहांत पर राष्ट्रीय शोक घोषित नहीं किया। उन्होंने बिना नाम लिए कहा कि जो लोग बाबा साहेब के संविधान को हाथ में लेकर उसे दिखाकर नाटक कर रहे हैं, उनसे सावधान रहना चाहिए। मायावती जी थोड़ा सा फिर से चूक गईं। ये बताना भूल गईं कि केंद्र की भाजपा सरकार ने संविधान से संबंधित कई ऐसे संशोधन, अधिनियम आदि पेश किए जिन्हें कोर्ट ने असंवैधानिक बताया और उनकी प्रतिक्रियाओं पर गंभीर सवाल उठाए। साथ ही इस सरकार के साथ ही ऐसा हुआ है कि इनके द्वारा लिए गए फैसलों पर अब तक सबसे ज्यादा बार कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को बैठना पड़ा है और उसको फिर से फैसला देना पड़ा है। खैर, मायावती जी ने रैली की शुरुआत में कहा था, कांशीराम ने हमें सिखाया कि वोट की ताकत से कैसे सत्ता हासिल की जा सकती है। आज की ये भीड़ उनके सपनों का प्रमाण है। लेकिन ये भीड़ कांशीराम साहब के सामाजिक न्याय के सपने के साथ आई हुई भीड़ थी। आज लगभग हर डिपार्टमेंट में प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, आरक्षण खतरे में है, जो नौकरियां निकल रही हैं उनमें भी आरक्षण की हकमारी हो रही है। लेकिन मायावती ने इसका दोष अखिलेश यादव पर लगाते हुए कहा कि अखिलेश यादव सरकार में रहते हैं तब हमारे गुरु, संत और महापुरुष याद नहीं आते, लेकिन जब विपक्ष में हैं तब पीडीए की याद आ रही है। सपा के शासन में वंचितों, बहुजनों का सबसे ज्यादा शोषण और उत्पीड़न हुआ है। वंचित और पिछड़े समाज के अधिकारों की रक्षा ही बसपा का मिशन है। लेकिन हाथरस की बेटी के साथ जो हुआ, क्या उसे लोग भूल जाएंगे? एक वंचित की बेटी के साथ दुष्कर्म होता है और पुलिस रातों रात उसकी बॉडी को अग्नि दे देती है। क्या ये न्याय था? 2 अक्टूबर की रात वंचित युवक हरिओम वाल्मीकि को लात, घूंसों और लाठियों से पीट पीट कर मार दिया जाता है। दर्द से कराहता हरिओम जब राहुल गांधी का नाम लेता है तो हमलावरों की आवाज सुनाई देती है, यहाँ सब बाबा वाले हैं। 27 मार्च को प्रतापगढ़ के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में वंचित युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म करके हत्या कर दी जाती है। 12 अप्रैल को प्रयागराज में देवी शंकर की हत्या और परिवार का आरोप कि ठाकुर जाति के 7 से 8 दबंगों ने लव अफेयर की रंजिश में उनके बेटे की हत्या कर दी। क्या उसे लोग भूल जाएंगे? 1 जून बलिया में एक वंचित परिवार मैरिज लोन में शादी कर रहा था तो मारपीट और तोड़फोड़ कर दी गई। कहा गया कि छोटी जाति होकर भी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मैरिज लोन में शादी करने की। कितनी खबरें हैं, रोज का अखबार ऐसी ही खबरों से भरा पड़ा रहता है। एनसीआरबी 2023 के बाद से डेटा नहीं जारी कर रहा है। 2023 में जो डेटा जारी हुआ था उसके मुताबिक पूरे देश में अनुसूचित जातियों के खिलाफ अत्याचार के कुल 57,789 मामले दर्ज किए गए थे। इनमें से उत्तर प्रदेश टॉपर था, जहां 15,130 मामले दर्ज हुए थे। बीते सालों में वंचितों पर अत्याचार बढ़े हैं। काशीराम तो ये कहते थे कि जागो, संगठित हो, संघर्ष करो, लेकिन ये संघर्ष कैसा है? एनसीआरबी के मामले चौंकाने वाले हैं, लेकिन फिर भी कम लगते हैं, क्योंकि ये वो मामले हैं जो दर्ज किए गए। सोचिए कितने मामले रोजाना दबा दिए जाते होंगे। तो मायावती जी की पूरी स्पीच का लबोलवाब क्या रहा? क्या ये रैली सपा, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के खिलाफ की गई थी, या यह मान्यवर कांशीराम की राजनीतिक अवधारणा सत्ता की कुंजी हासिल करने के लिए किया गया था? ये तो आपको पता ही होगा। उत्तर प्रदेश में सवर्ण, दलित, मुस्लिम क्रमशः 20-20% हैं, यानी कि कुल 60% मिला के हो गए। बाकी 40% के लगभग ओबीसी हैं। सवर्णों में भी ब्राह्मण लगभग 10% हैं, जबकि दलित समुदाय में जाटव 12%। उत्तर प्रदेश में जातियों की जटिल संरचना क्षेत्रीय स्तर पर उनकी बहुसंख्या वोट की राजनीति को और भी जटिल बना देती है। साल 1980 से लेकर 1990 के बीच उत्तर प्रदेश की सियासत एक ऐसे दौर से गुजरी जहां कांग्रेस के खिलाफ लहर उठी और फिर वही लहर समाजवादी पार्टी यानी सपा के खिलाफ भी भड़क उठी। लेकिन इन दो लहरों के बीच असल खेल धर्म और दलित राजनीति का था, जिसने यूपी के समाज को अंदर तक हिला दिया। ये राजनीति सिर्फ सत्ता पाने का जरिया नहीं थी, बल्कि इसने समाज के रिश्तों, जातीय संतुलन और भरोसे तक को तोड़कर रख दिया था। उस वक्त हर पार्टी अपने आप को गरीबों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों की सबसे बड़ी आवाज़ बताने में लगी हुई थी। लेकिन असलियत ये थी कि सब अपने अपने जातीय वोट बैंक बचाने की जद्दोजहद में थे। धर्म के नाम पर वोट जुटाने की चाल चली गई तो दूसरी तरफ दलित चेतना के नाम पर सियासी सौदेबाजी की गई, और इन सब के बीच आम आदमी, वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान, दलित हो या पिछड़ा, हाशिए पर चला गया। विकास की बातें जरूर हुई, लेकिन बड़े बड़े दावे किए गए कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था बदलेगी, कि उद्योग आएंगे, कि युवाओं को रोजगार मिलेगा। लेकिन आज
4 दशक बीत जाने के बाद भी तस्वीर वही है। हकीकत ये है कि आज भी सिर्फ कुछ शहर जैसे कानपुर, नोएडा, हापुड़ और मेरठ ही आर्थिक गतिविधियों के नाम पर जाने जाते हैं। ये शहर भी इतने कमज़ोर हैं कि यूपी के लाखों बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने में नाकाम हैं। उन्हें दिल्ली आना पड़ता है, गुजरात जाना पड़ता है। यूपी का गांव आज भी वही है, खेती पर निर्भर है, सीमित संसाधनों में जूझता हुआ। शहरों में बसने वाले बेरोजगार नौजवान आज भी किसी फैक्ट्री या कंपनी के बाहर अपनी किस्मत का इंतजार करते दिख जाते हैं। और इस बीच राजनीति अब भी वही पुराना खेल खेल रही है, धर्म और जाति का। फर्क बस इतना है कि चेहरे बदल गए हैं, लेकिन सियासत का अंदाज वही पुराना है। उत्तर प्रदेश की मौजूदा सियासत एक अजीब मोड़ पर पहुंच चुकी है। यहाँ भाजपा की सरकार केंद्र के सक्रिय समर्थन के साथ धर्म और अर्थव्यवस्था के मिश्रण यानी धर्मो इकोनॉमिक्स पर पूरी ताकत लगा रही है। हर तरह के धर्म आधारित प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, लेकिन सवाल यह है कि इनसे आम लोगों को सच में कितना आर्थिक लाभ मिल रहा है। इसका कोई साफ साफ हिसाब आज तक सामने नहीं आया, लेकिन इसका सांस्कृतिक असर दिख रहा है और वो असर इतना तेज है कि अब उसका स्वरूप हर तरफ नजर आता है। एनकाउंटर, बुलडोजर, नफरती भाषण, दंगे और धार्मिक स्थलों पर हमले अब किसी असामान्य घटना की तरह नहीं, बल्कि रोजमर्रा की खबर बन चुके हैं। इस बीच लखनऊ में हुई रैली में मायावती का भाषण कुछ और ही दिखा। न तो उसमें दलित राजनीति में आए संकट का जिक्र किया गया, न ही उत्तर प्रदेश की वर्तमान सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक मुश्किलों का। वो इस प्रदेश में फैले सांस्कृतिक संकट और विघटन पर पूरी तरह चुप थीं। उनका ध्यान पूरी तरह अपनी बनाई पार्क की मूर्तियों और उनके दर्शकों से आने वाली टिकट आय पर था। उनके भाषण में मूर्ति पूजन की आत्ममुग्धता साफ झलक रही थी। पहले जहां मायावती के भाषणों में राजनीतिक सत्ता हासिल करने का तेज तेवर देखा जाता था, वो अब गायब सा लग रहा था। सत्ता, सांस्कृतिक विघटन और आम आदमी की परेशानियों पर कोई बात नहीं, सिर्फ मूर्तियों की शोभा और उनके संरक्षण की खुशी। ये दिखाता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति अब अधिकतर दिखावे, आत्मसंतुष्टि में फंसी हुई है और वास्तविक मुद्दे पीछे छूट गए हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताएं। मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।